इमरान सीरीज कैंप फाइट एपिसोड 3। बड़े लंबे तड़ंगे स्याह हैं ये दोनों। बाटी के साथ वाले आदमी ने जोसेफ और जोआना के लहीम शहीम जिस्मों को देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि कार में बैठे होने की वजह से उनकी जसामत का सही अंदाजा ना हो सकता था। इनके ब्रीफ केस भी इन्हीं जैसे लंबे चौड़े हैं राकम, इसलिए इनमें माल भी ज्यादा होगा। बाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ माल हासिल करने के लिए किया है? टाइगर ने पहली बार जबान खोली। जाहिर है हमारा धंधा ही यही है, बाटी ने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन चौकी पर पुलिस वाले हमारे कागजात देख चुके हैं और उन्हें मालूम है कि तुम हमें लेकर जा रहे हो, टाइगर ने कहा। उस पुलिस ऑफिसर की फिक्र ना करो, वो हमारा ही साथी है। मैंने उसे मखसूस अल्फाज में समझा दिया था, इसलिए तो उसने तुम्हारे कागजात ले जाकर रजिस्टर में उनका इंदराज ना किया। अब पुलिस चौकी पर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, बाटी ने जवाब दिया। वजूद कैसा? अभी ट्रिगर दबेंगे और तुम मशीन गनों की गोलियों से छलनी हो जाओगे और फिर तुम्हारी लाशें गढ़ों में डालकर उन पर मिट्टी डाल दी जाएगी और मामला खत्म, बाटी के साथी ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हमारी तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि खामोशी से वापस चले जाओ, अचानक टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। वाह, दलेर भी हो, 6 मशीन गनों के सामने ऐसी बातें कर लेते हो, राकम ने हंसते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, टाइगर ने जोसेफ और जोआना की तरफ देखते हुए कहा। और अभी टाइगर का फिक्रा खत्म भी ना हुआ था कि यकलख्त जैसे चीखों का तूफान सा उठ खड़ा हुआ। जोसेफ और जोआना बैक वक्त हरकत में आए और उन दोनों के पीछे खड़े हुए 3-3 मशीन गन बरदार बुरी तरह चीखते हुए नीचे जा गिरे। जोसेफ और जोआना ने बिजली की सी तेजी से मुड़कर उन पर बैक वक्त छलांगे लगा दी थी। खबरदार, हरकत न करना, टाइगर ने चीख कर सामने खड़े बाटी और राकम से कहा। उसके हाथ में अब मशीन पिस्टल चमक रहा था। उधर जोसेफ और जोआना ने एक एक मशीन गन उठा ली और वो इस तरह हटकर खड़े हो गए थे कि फर्श पर पड़े हुए अफराद उनकी रेंज में रहें। उनको तो खत्म कर दो, इनसे बात करेंगे, टाइगर ने बगैर सर मोड़े ऊंची आवाज में कहा। और इसके साथ ही मशीन गनों की रेट और 6 इंसानी चीखों से माहौल गूंज उठा। बाटी और राकम दोनों के चेहरे जर्द पड़ गए थे, उनकी आंखों से अब शदीद खौफ और हरास झलकने लगा था। बस, इन चूहों के बल पर इतना इतरा रहे थे तुम, अब बोलो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर, फजूल वक्त जाया मत करो, पहले ही देर हो गई है, जोआना की करख्त आवाज गूंजी। मैं इनके मजीद आदमियों का इंतजार कर रहा हूं जोआना, हो सकता है इमारत में उनके और आदमी मौजूद हों, टाइगर ने मुड़े बगैर कहा। अंदर अंदर सिर्फ कैदी हैं, हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो, राकम ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। कैदी? कौन कैदी? टाइगर ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। एक मर्द और औरत हैं, उनके पास लंबा माल था जो उन्होंने कहीं छुपा दिया है, राकम ने कहा। ओह, तो तुम इस इलाके से गुजरने वाले हर शख्स के साथ यही सलूक करते हो, फिर तो तुम नाकाबिले माफी हो, टाइगर ने कहा। और साथ ही उसने मशीन पिस्टल का बटन दबा दिया और बाटी और राकम दोनों बुरी तरह चीखते हुए नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। जोसेफ, तुम यहीं ठहरो, मैं और जोआना इन कैदियों को आज़ाद करा दें, न जाने बेचारे कौन होंगे, टाइगर ने कहा। और फिर जोआना को अपने साथ आने का इशारा करके वो तेजी से इमारत की तरफ बढ़ गया। जोआना मशीन गन संभाले उसके पीछे था। इमारत खासी बड़ी थी और उसमें कई कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, इसमें होंगे वो बेचारे कैदी, टाइगर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। और फिर जब वो अंदर दाखिल हुए तो वाकई फर्श पर एक औरत और एक मर्द ऊंधे मुंह पड़े हुए थे। उनकी पुश्त से कपड़े फटे हुए थे और वहां जख्म ही जख्म थे, उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। टाइगर ने इधर उधर देखा और फिर एक तरफ पड़ा हुआ कंबल उठाकर उसने औरत पर डाल दिया। इनके हाथ पैर खोलो जोआना, ये बेचारे तो शदीद जख्मी हैं, ये लोग तो वाकई दरिंदे थे, टाइगर ने कहा। और फिर जोआना सर हिलाता हुआ उन दोनों की तरफ बढ़ गया। ये दोनों बेहोश हैं टाइगर, जोआना ने मर्द के पैरों की रस्सियां खोलते हुए कहा। इस कदर खौफनाक तशद्दुद के बाद ये होश में कैसे रह सकते थे? मैं देखता हूं कहीं पानी मिल जाए, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर तेजी से बाहर चला गया। एक कमरे में उसे पानी का जग नजर आ गया। उसने जग में पानी भरा और जब वापस उस कमरे में आया तो वो दोनों अब पुश्त के बल फर्श पर पड़े हुए थे। कंबल औरत के जिस्म के गिर्द पूरी तरह लिपटा हुआ था। ओह, ये तो नीदरलैंड के लगते हैं, टाइगर ने उन दोनों के चेहरे देखते हुए कहा। नीदरलैंड के? जोआना भी टाइगर की बात सुनकर चौंक पड़ा। हाँ, इनके चेहरे के मखसूस खदोखाल बता रहे हैं, ये भी हमारी तरह सयाह ही होंगे, टाइगर ने जग से उनके चेहरों पर पानी डालते हुए कहा। हमारी तरह? क्या मतलब? क्या ये भी इस मिशन के चक्कर में हैं?
जोआना ने चौंक कर कहा और टाइगर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे ये बात नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं तो मुहावरतन कह रहा था, टाइगर ने हंसते हुए कहा। तुम भी मास्टर के शागिर्द हो, उसी तरह हर चीज को छुपाते हो। ये बकौल तुम्हारे नेदरलैंड के आदमी हैं और जाहिर है ये इस इलाके से गुजर रहे होंगे और इनके पास कुछ ऐसा सामान था जो उन्होंने छुपा दिया और बावजूद इस कदर खौफनाक तशद्दुद के उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मिस्टर टाइगर, मामलात इस कदर सादा नहीं हो सकते जितना तुम कह रहे हो, जोआना ने कहा और टाइगर हैरत से जोआना को देखने लगा। कमाल है, ये इमरान साहब वाकई पारस पत्थर हैं, जो उनके साथ लगता है सोना बन जाता है। मैंने वाकई मुहावरतन कहा था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी शक पड़ रहा है कि वाकई कोई चक्कर है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो जोआना हंस पड़ा। उसी लम्हे औरत की कराह सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उन दोनों को होश आ रहा था। टाइगर ने दोबारा पानी उनके मुंह पर डाला ताकि कुछ पानी उनके हलक में पहुंच जाए और वो जल्दी होश में आ जाएं। मत मारो हमें, अचानक औरत ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा और साथ ही उसने लाशऊरी तौर पर दोनों हाथों से कंबल को अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया था। मर्द भी कराहता हुआ उठ बैठा था। उसके चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। घबराओ नहीं, हम दोस्त हैं, टाइगर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। मगर वो दरिंदे, वो राकम, औरत ने खौफ से इधर उधर देखते हुए कहा। वो मर चुके हैं। वो कैसे? ओह, कौन लोग हैं आप? ओह, तो अब ये नया खेल खेला जा रहा है। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें कि हमारे पास कोई माल नहीं है, हम तो मियाँ बीवी सयाह हैं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो, मर्द ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम खामखा खौफजदा हो रहे हो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, वो मर चुके हैं। हम भी तुम्हारी तरह सयाह हैं और सूरती जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में हमें भी पकड़ लिया। अगर तुम चल सकते हो तो हमारे साथ बाहर आओ और अपनी आंखों से उनकी लाशें देख लो, टाइगर ने कहा और वो दोनों उठकर खड़े होने लगे, लेकिन उनके कदम लड़खड़ाने लगे। आ जाओ बाहर, हम जा रहे हैं। टाइगर ने जोआना को इशारा किया और फिर तेजी से बाहर को चल पड़ा। जोआना भी उसके पीछे था। तुम कोई बात ना करना, मैं तरीके से उनसे असल बात उगलवाऊंगा। हो सकता है ये कर्नल फरीदी की ब्लैक फोर्स के आदमी हो। तुमने अच्छी टिप दी है, मुझे शायद इसका ख्याल तक ना आता। टाइगर ने बाहर निकलते ही जोआना से सरगोशी करते हुए कहा और जोआना ने सर हिला दिया। तुम बाहर चलो, मैं इस औरत के लिए कोई लिबास ढूंढता हूँ, टाइगर ने कहा और एक और कमरे में घुस गया और फिर उसे वहां एक अलमारी नजर आ गई जिसमें जनाना तो नहीं अलबत्ता मर्दाना लिबास कई मौजूद थे। ये लिबास शायद मुख्तलिफ लोगों के थे क्योंकि उनके साइज अलग अलग थे। टाइगर ने उस औरत की जिसामत को मद्देनजर रखते हुए एक शर्ट और जीन्स की एक पतलून अलमारी से निकाली और फिर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जरा ख्याल रखना, कोई गलत बात मुंह से ना निकाल देना, मुझे तो ये मामला खासा मशकूक लग रहा है। टाइगर को दरवाजे के बाहर राहदारी से सरगोशी सुनाई दी और टाइगर जल्दी से दरवाजे की ओट में हो गया। तुम फिक्र ना करो माइकल, मुझे भी तुम देख ही चुके हो, निस्वानी आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। अलबत्ता राहदारी में कदमों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती सुनाई दे रही थीं। टाइगर की आंखों में शक की परछाइयां उभर आईं। जब कदमों की आवाजें काफी दूर चली गईं तो टाइगर लिबास उठाए बाहर राहदारी में आ गया। वो मर्द और औरत एक दूसरे को थामे हुए अब राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके थे। जब वो बाहर सेहन में चले गए तो टाइगर तेजी से आगे बढ़ा। वो दोनों कार के करीब मौजूद थे। जोसेफ और जोआना भी वहां खड़े थे। लाशें अभी तक कार के इर्द गिर्द फैली हुई थीं। ये लीजिए लिबास, ये इन मोहतरमा के लिए लाया हूं। इनके कपड़े फट गए हैं लेकिन यहाँ कोई जनाना लिबास नहीं मिला, टाइगर ने आगे बढ़ते हुए कहा और वो दोनों चौंक कर मुड़े। ओह ओह, बहुत शुक्रिया, आप वाकई शरीफ आदमी हैं। औरत के चेहरे पर इंतहाई ममनूनाना आसार उभर आए। कोई बात नहीं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये लीजिए और अंदर जाकर लिबास बदल लीजिए, टाइगर ने मुस्कुराते हुए लिबास उसके हाथ में देते हुए कहा। ये लोग तो वाकई मर चुके हैं, लेकिन ये हुआ क्या है? मर्द ने हैरत भरे लहजे में कहा। माइकल, मैं लिबास बदलूं, उस औरत ने मर्द से कहा और मर्द के सर हिलाने पर वो लिबास उठाकर मुड़ी और दोबारा राहदारी की तरफ बढ़ गई। हम सयाह हैं माइकल साहब, हम सूरती जा रहे थे कि ये टैक्सी ड्राइवर हमें यहाँ ले आया। हमारे पास फॉरेन करेंसी काफ़ी थी, इसलिए उनकी नीयत खराब हो गई और फिर हमारी उनसे लड़ाई हो गई। नतीजा आपके सामने है। हम इमारत में इसलिए गए थे कि शायद उनका कोई और साथी वहाँ मौजूद हो, लेकिन वहाँ आप लोग बेहोश पड़े नजर आए। आप पर शायद तशद्दुद किया गया है, लेकिन क्यों? ये तो लुटेरे हैं, ये तो माल लूटकर मुसाफिरों को मार डालते हैं, फिर उन्होंने आप पर तशद्दुद क्यों किया? टाइगर ने माइकल से मुखातिब होकर कहा। मैं और डोरा सयाह हैं, हमारा ताल्लुक नेदरलैंड से है। हम भी एक टैक्सी में सवार होकर सूरती जा रहे थे कि यहाँ करीब ही टैक्सी खराब हो गई या कर दी गई और फिर टैक्सी ड्राइवर ने कहा
कि यहाँ करीब एक मकान है, वहाँ से वो आदमी ले आएगा जो टैक्सी को धकेलेंगे तो टैक्सी चल पड़ेगी। चुनांचे टैक्सी ड्राइवर हमें टैक्सी में छोड़कर यहाँ आ गया। हम टैक्सी में बैठे थे कि ये 6-7 मुसल्ला आदमी आ गए। हमारे पास भी एक बैग था, वो मैंने एहतियातन एक झाड़ी में छुपा दिया था क्योंकि मुझे उस टैक्सी ड्राइवर की नीयत ख़राब लग रही थी। वो शक्ल सूरत से ही कोई गुंडा लग रहा था। फिर उन मुसल्ला आदमियों ने हमसे माल तलब किया। हम मुकर गए कि हमारे पास कोई माल नहीं है। चुनांचे उन्होंने हमें इमारत में ले जाकर हम पर तशद्दुद शुरू कर दिया, लेकिन हम वो बैग कैसे दे सकते थे, उसमें तो हमारी सारी पूंजी थी। और फिर मेरा ख्याल था कि जब तक उन्हें बैग नहीं मिलता वो कम अज़ कम हमें तब तक जिंदा रखेंगे, वरना तो ये हमें मार डालेंगे। इसलिए हम तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमने बैग का पता नहीं बताया। हमारा ख्याल था कि शायद ये तंग आकर हमें छोड़ देंगे या शायद कोई मदद आ पहुंचे, और वही हुआ। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली और तुम लोग आ गए। माइकल ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। गो उसकी बताई हुई कहानी में बेशुमार झोल थे, लेकिन टाइगर इस तरह सर हिला दिया जैसे उसे माइकल की कहानी के एक एक लफ्ज़ पर यकीन आ गया हो। चलो शुक्र है आपकी जान बच गई। आइए फिर हम आपको सूरती में छोड़ देंगे, हम भी वहीं जा रहे हैं, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। ये लो माइकल, मैं तुम्हारे लिए बो शर्ट ले आई हूँ। तुम्हारी शर्ट भी तो फट गई है। उसी लम्हे राहदारी से निकलकर डोरा ने करीब आते हुए कहा। वो अब बो शर्ट और पैंट पहने हुए थी और टाइगर ने देखा कि वो खासी सेहतमंद औरत थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के बेशुमार निशानात नजर आ रहे थे। एक आंख भी सूजी हुई थी। ओह शुक्रिया डोरा, माइकल ने उसके हाथ से बो शर्ट लेते हुए कहा, और फिर वहीं खड़े खड़े उसने अपनी फटी हुई बो शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक दी और डोरा की दी हुई बो शर्ट पहन ली। माइकल की पुश्त की तरह उसके सीने पर भी जख्मों के निशान थे। क्या आप कार चला लेते हैं माइकल साहब? टाइगर ने माइकल से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, क्यों? माइकल ने बो शर्ट के बटन बंद करते हुए पूछा। इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आप कार चला सकते हो तो आप स्टीयरिंग पर बैठ जाएं, आपकी बेगम डोरा आपकी साथ वाली सीट पर बैठ जाएं और मैं अपने साथियों के साथ पिछली सीट पर चला जाऊंगा, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह शुक्रिया, हम आपके बेहद मशकूर हैं। अगर आप ना होते तो यकीनन ये हमारा इबरतनाक हश्र करते, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो कार में बैठ चुके थे। माइकल ने स्टीयरिंग संभाल लिया था, डोरा उसके साथ बैठी थी, जबकि टाइगर जोसेफ और जोआना के साथ पीछे बैठ गया था। वो कार खासी बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे फंस कर बैठना पड़ा था। माइकल ने कार स्टार्ट की और फिर उसे मोड़कर खुले दरवाजे से बाहर सड़क पर ले आया। आप हजरात का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? माइकल ने बैक मिरर में देखते हुए पूछा। हमारा ताल्लुक शाबूरा से है। हम तीनों दोस्त हैं और इकट्ठे फ्लाईप्रेस की सैर को आए थे। वैसे हम तीनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। शाबूरा के दारुल हुकूमत में हमारा बार है, टाइगर ने कहा। ओह, अब मैं समझा कि आपने 3 होने के बावजूद उन 8 अफराद पर कैसे काबू पा लिया। आप यकीनन लड़ाई भड़ाई के माहिर हैं, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। बार के बिजनेस में तो ऐसे झगड़े चलते ही रहते हैं। वैसे गफलत में मार खा गए हैं। उनका ख्याल था कि हम बेजरर से आदमी हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और माइकल का कह कहा निकल पड़ा। डोरा खामोश बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब वो पुख्ता सड़क पर पहुंच गए तो माइकल ने कार एक तरफ करके रोक दी। डोरा जाकर बैग ले आओ, माइकल ने कहा और डोरा सर हिलाती हुई कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरी और तेजी से भागती हुई एक तरफ मौजूद दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ गई। वो दरख्तों के झुंड में जाकर गायब हो गई और फिर चंद लम्हों बाद दोबारा नमूदार हुई तो उसके हाथ में एक काफ़ी बड़ा बैग था। ये बैग इतना बड़ा था कि बावजूद खासी सेहतमंद होने के डोरा की कमर उसकी बोझ की वजह से आधी से ज़्यादा झुकी हुई थी। इन लोगों ने इर्द गिर्द के इलाके की अपने तौर पर तलाशी तो ली होगी, लेकिन जाहिर है मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया था जहां से ये जिंदगी भर तलाश नहीं कर सकते थे, माइकल ने जवाब दिया। और टाइगर होंठ भेज कर रह गया क्योंकि माइकल कह रहा था कि बैग उसने छुपाया है, जबकि उसे लेकर डोरा आई थी। डोरा ने करीब आकर कार का दरवाज़ा खोला और बैग को अपने कदमों में एडजस्ट करके वो सीट पर बैठ गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था और माइकल ने बगैर कोई बात किए कार आगे बढ़ा दी। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि टाइगर बोल पड़ा। मिस्टर माइकल, ज़रा कार रोकिए, मुझे शदीद हाजत सी महसूस हो रही है। टाइगर के लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी का तासुर नुमाया था। ओह अच्छा अच्छा, माइकल ने चौंक कर कहा और फिर उसने कार आहिस्ता करते हुए उसे साइड में रोक दिया। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। फिर वो आगे की तरफ बढ़ा। माइकल के करीब पहुंचकर वो इस तरह ठिठक कर रुका जैसे अचानक उसे कोई बात याद आ गई हो। ओह मिस्टर माइकल, टाइगर ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए चौंके हुए लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसने ना सिर्फ कार का दरवाज़ा खोल दिया
बल्कि बिजली की सी तेजी से माइकल का गिरेबान पकड़कर उसे बाहर की तरफ उछाल दिया। खामोश बैठी रहो लड़की, वरना भून दूंगा। उसी लम्हे जोआना की तेज आवाज कार में गूंजी। माइकल जैसे ही नीचे गिरा, टाइगर ने उछलकर उसकी कनपट्टी पर एक जोरदार लात मारी और माइकल दोबारा चीखकर नीचे गिरा और बुरी तरह फड़कने लगा। उसी लम्हे टाइगर को कार के अंदर से डोरा की चीख सुनाई दी। टाइगर ने एक और जरब लगाई और माइकल का फड़कता हुआ जिस्म साकित हो गया। टाइगर ने जल्दी से आगे बढ़कर माइकल का साकित जिस्म जमीन से उठाकर कंधे पर डाला और तेजी से वापस कार की तरफ पलट पड़ा। उसने बिजली की सी तेजी से कार का अकबी दरवाजा खोला और बेहोश पड़े माइकल को जोसेफ और जोआना के कदमों में उछाल दिया। डोरा भी सीट पर ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी, जैसे उसके सर पर चोट लगाई गई हो। टाइगर ये सारे काम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा था कि कार सड़क पर मौजूद थी और किसी भी लम्हे किसी तरफ से किसी भी कार की आमद मुतवक्के थी। ये बाहर निकल रही थी, मैंने सिर्फ उसके सर पर उंगली का हुक लगाया है, जोआना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, जो अब ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। और टाइगर ने सर हिला दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि जोआना का सिर्फ उंगली का हुक भी अच्छे से अच्छे ताकतवर आदमी की खोपड़ी तोड़ सकता है। डोरा तो फिर भी औरत थी। टाइगर ने फुर्ती से कार को स्टार्ट किया और फिर उसे तेजी से एक साइड पर ले जाता गया। वो सड़क से काफी दूर हट जाना चाहता था ताकि किसी की मदाखलत के बगैर उस बैग की तलाशी ली जा सके। कुछ दूर आने के बाद ऊंची झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर टाइगर उन झाड़ियों की ओट में मौजूद एक बड़े से गड्ढे के अंदर कार उतार कर ले गया। अब कार सड़क से नजर न आ सकती थी, इसलिए टाइगर ने कार रोकी और नीचे उतर आया। जोसेफ और जोआना भी नीचे उतर आए। जोआना ने बेहोश डोरा को भी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतार लिया और फिर उसने वो बैग खींचकर बाहर निकाला और टाइगर ने उसकी जिप खोल दी। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़े क्योंकि बैग में एक अजीब साख्त की मशीन मौजूद थी। टाइगर ने वो मशीन बैग से निकालकर जमीन पर रखी और फिर उसे गौर से देखने लगा। मशीन इंतहाई जदीद साख्त की थी और टाइगर ने शायद जिंदगी में पहली बार ऐसी मशीन देखी थी, इसलिए वो बावजूद गौर करने के उसकी माहियत को न समझ सका। अब इस माइकल से उगलवाना पड़ेगा, टाइगर ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। ठीक है, जोआना ने कहा और उसने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला और बेहोश पड़े हुए माइकल को टांग से पकड़कर बाहर खींच लिया। जोसेफ, तुम जरा ऊपर जाकर ख्याल रखो, कहीं उसकी चीखें सुनकर कोई इधर ना आ जाए, जोआना ने जोसेफ से कहा। और जोसेफ मशीन गन संभाले तेजी से गड्ढे के किनारे से होता हुआ ऊपर झाड़ियों में गायब हो गया। माइकल अब जमीन पर पड़ा था। जोआना ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और इस तरह ऊपर उठा लिया जैसे बच्चे किसी खिलौने को उठाते हैं, और फिर उसने दूसरे हाथ से उसने बेहोश माइकल के चेहरे पर हल्का सा थप्पड़ जड़ दिया। गो उसने अपनी तरफ से जर्ब इंतहाई हल्की लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद माइकल का गाल फट गया था और उसके हलक से 2-3 दांत फुलझड़ियों की तरह बाहर आ गिरे और माइकल चीख मारकर होश में आ गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और जिस्म बुरी तरह फड़क रहा था। क्या कर रहे हो तुम? माइकल ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। उसके मुंह के कोनों से खून रिसने लगा था। बताओ, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है और ये मशीन तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? जोआना ने गुर्राते हुए कहा और साथ ही हाथ को हल्का सा झटका दिया। माइकल के हलक से चीख निकलती, लेकिन दूसरे लम्हे उसने इंतहाई तेजी से जोआना के सीने पर अपनी दोनों टांगे मारनी चाहीं, लेकिन जोआना ने बिजली की सी तेजी से हाथ को जोरदार झटका दिया तो माइकल का चेहरा यकलख्त साकित हो गया। वो दोबारा बेहोश हो गया था। अगर ये कर्नल फरीदी का आदमी है तो इतनी आसानी से ना मानेगा, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। अच्छा, ये बात है तो देखो, जोआना ने सर हिलाते हुए कहा और माइकल को पुश्त के बल नीचे फेंककर उसने उसके सीने पर अपना भारी पैर रखकर उसे जरा सा दबाया तो माइकल की आंखें एक झटके से खुल गईं। मम्मा, मुझे कुछ ना कहो, माइकल ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। एक लम्हे में सीना पिचक जाएगा तुम्हारा। बोलो, अपने मुतालिक तफसील बताओ, जल्दी। जोसेफ ने पैर का दबाव जरा सा बढ़ाते हुए कहा और माइकल का उसके पैर के नीचे दबा हुआ जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह मस्क हो गया था और लम्हा बलम्हा मजीद मस्क होता जा रहा था। सुनो माइकल, अगर तुम्हारा ताल्लुक ब्लैक फोर्स से है तो हमें बता दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। टाइगर ने जरा सा आगे बढ़कर माइकल के चेहरे पर झुकते हुए कहा। तुम कौन हो? माइकल ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। हम कर्नल फरीदी के दोस्त हैं। उसने हमें शाबूरा से तलब किया है और हमें सूरती पहुंचने का हुक्म दिया है, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, कर्नल फरीदी के दोस्त, लेकिन ओह, मैं कुछ नहीं जानता। माइकल बात करते करते फिर रुख बदल गया।
ओके, अगर तुम कर्नल फ्रीदी के आदमी नहीं हो तो फिर छुट्टी करो, मार डालो इसे मिस्टर जिम, खामखा वक्त जाया हो रहा है, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा और जोआना ने पैर का दबाव और बढ़ा दिया। बताता हूँ, अगर तुम फरीदी के दोस्त हो तो बताता हूँ, लेकिन पहले कोई निशानी दो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम कर्नल फरीदी के आदमी हो। माइकल वाकई ना सिर्फ इंतहाई सख्त जान आदमी था बल्कि वफादार भी था और इस कदर खौफनाक दबाव और जान के खतरे के बावजूद अपनी बात पर डटा हुआ था। कर्नल फरीदी का कोड नाम हार्डस्टोन है, उसका साथी कैप्टन हमीद है, टाइगर ने जल्दी से कहा। ओह, हार्डस्टोन का कोड दुरुस्त है, ठीक है मैं बता देता हूँ, माइकल ने सर पटकते हुए कहा क्योंकि जोआना ने पैर ना हटाया था। पैर हटा लो जिम, ये अपना ही आदमी है, खामखा गलत फहमी में मारा जा रहा था, टाइगर ने जोआना से मुखातिब होकर कहा और जोआना ने पैर हटा लिया। माइकल चंद लम्हे वहीं फर्श पर पड़ा लंबे लंबे सांस लेता रहा और फिर उठकर बैठ गया। ओह, तुमने डोरा को मार दिया, उसी लम्हे उसने चीख कर कहा क्योंकि डोरा का टेढ़ा मेढ़ा जिस्म सामने पड़ा उसे नजर आ गया था। वो सिर्फ बेहोश है, फिक्र मत करो, लेकिन जो कुछ कहना है जल्दी कह डालो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमने सूरती पहुंचकर कर्नल फरीदी को रिपोर्ट भी देनी है, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। मेरा नाम वाकई माइकल है, मैं ब्लैक फोर्स का रुकन हूँ, डोरा मेरी साथी है। एक मिशन के सिलसिले में कैप्टन हमीद ब्लैक फोर्स के एक ग्रुप के साथ हरांडा के जंगल में मौजूद हैं। वो वहाँ किसी खुफिया कैंप को तलाश करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद कोशिश के वो कैंप तलाश नहीं कर सके, तो कर्नल फरीदी ने जो दारुल हुकूमत में मौजूद हैं नदरलैंड से ये खसूसी मशीन मंगवाई है। इस मशीन का नाम रेज डिटेक्टर है। ये इंतहाई जदीद तरीन मशीन है और इसमें से निकलने वाली रेज ज़मीन के अंदर 400 मीटर तक मौजूद हर चीज़ को स्क्रीन पर वाजे कर देती हैं। कर्नल फरीदी ने यह मशीन देकर हमें भेजा था कि हम हरांडा जंगल के किनारे कस्बे डाबू पहुंचकर वहां ये मशीन कैप्टन हमीद के हवाले कर दें। इससे वो आसानी से कैंप का पता चला लेगा। लेकिन इस ड्राइवर को शायद शक हो गया कि इस बैग में दौलत है और बाकी बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, माइकल ने जवाब दिया। लेकिन तुम कह रहे थे कि बैग तुमने छुपाया है, लेकिन डोरा जाकर उसे इस तरह ले आई थी जैसे ये उसी ने छुपाया हो, टाइगर ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैंने वापस आकर डोरा को बता दिया था ताकि मुझे अगर कुछ हो जाए और डोरा बच निकले तो वो इस बैग को हासिल कर सके, माइकल ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुमने टाबू में इसे कहाँ पहुंचाना था, टाइगर ने पूछा। हमने तो सिर्फ सूरती तक जाना था, वहां ब्लैक फोर्स के आदमी मौजूद हैं, वो इसे टाबू तक ले जाते, माइकल ने कहा। वो आदमी सूरती में कहाँ मौजूद हैं, टाइगर ने जवाब दिया। हमने टैक्सी स्टैंड पर पहुंचना था, वहां से वो हमें रिसीव कर लेते, माइकल ने जवाब दिया। लेकिन उसके लहजे से ही पता चल गया था कि वो असल बात छुपा रहा है। ब्लैक फोर्स में तुम्हारा नंबर क्या है, टाइगर ने पूछा। मेरा नंबर पूछकर तुम क्या करोगे, माइकल ने होंठ भेजते हुए कहा और टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसके हाथ में मशीन पिस्टल की झलक नजर आई और उसके साथ ही गोलियों की तड़तड़ाहट और माइकल की चीख सुनाई दी। माइकल का सीना गोलियों से छलनी हो गया था। ये बहुत सी बातें छुपा रहा था, टाइगर ने रिवॉल्वर की नाल से निकलने वाले धुएं को फूंक मारते हुए कहा। तुम खामखा उलझ रहे हो, इस लड़की को भी गोली मारो और यहां से निकल चलो, जोआना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह जोआना, तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि हमें किस कदर कीमती टिप मिली है। हरांडा का जंगल वही है जहां खुफिया कैंप मौजूद है और इस माइकल के मुताबिक कैप्टन हमीद और ब्लैक फोर्स वहां मौजूद है और कैंप को तलाश कर रहे हैं। अगर हम सीधे वहां पहुंच जाते तो यकीनन हम इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते। वो सूरती और टाबू में भी फैले हुए हैं, टाइगर ने बेहोश पड़ी हुई डोरा की तरफ बढ़ते हुए कहा। ओ अच्छा, मुझे इस जंगल का नाम मालूम ना था, जोआना ने चौंक कर कहा। टाइगर ने झुककर डोरा के मुंह और नाक पर हाथ रखकर उन्हें दबाया। चंद ही लम्हों बाद डोरा के जिस्म में हरकत पैदा हुई और टाइगर ने हाथ हटा लिए। डोरा ने कराहते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हे तो वो लाशौरी कैफियत में पड़ी पलकें झपकाती रही, फिर एक झटके से उठ बैठी। मिस डोरा, तुम्हारा साथी अपनी नादानी की वजह से हलाक हो चुका है। उसने हमें सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन ब्लैक फोर्स में अपना नंबर बताने से गुरेज किया है। हालांकि हम भी कर्नल फरीदी के दोस्त हैं और उसके कहने पर शाबूरा से आए हैं। जब हमने सख्ती की तो उसने हम पर हमला करने की कोशिश की और इस कोशिश में वो मारा गया है। अब तुम्हारी बारी है, मुझे ये बताओ कि ब्लैक फोर्स में तुम्हारा क्या नंबर है, टाइगर ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। तुमने माइकल को मार दिया है, इसका मतलब है तुम हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बेशक तुम मुझे भी मार दो, डोरा ने इंतहाई सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, टाइगर ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा और जेब में रखा हुआ मशीन पिस्टल बाहर निकाल लिया।
और फिर उसका रुख इंतहाई सर्द अंदाज में डोरा की तरफ कर दिया। रुक जाओ, तुम इंतहाई सर्द व मेहर कातिल हो। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम कातिल हो। तुम क्या चाहते हो? डोरा के चेहरे से पसीना आबशार की तरह बहने लगा था। छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए हो? मारो गोली उसे और किस्सा खत्म करो, या एक तरफ हट जाओ, मैं मशीन गन का बरस्ट मारता हूँ। जोआना ने टाइगर से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं मिस्टर जिम, आखिर ये ब्लैक फोर्स की रुकन है। वो अहमक तो अपनी हमाकत से मारा गया है। टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा। क्या तुम वाकई हमारे हमदर्द हो? डोरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम्हारा नंबर? टाइगर ने उस बात का जवाब देने की बजाय सर्द लहजे में पूछा। 113 शोभा एस और माइकल का नंबर 111 है। उसका ताल्लुक भी सप्लाई से है। डोरा ने जल्दी जल्दी जवाब दिया। उसकी सारी खुद एतमादी टाइगर के सर्द अंदाज को देखकर हवा हो गई थी। ये मशीन तुम किसके हुक्म से ले जा रहे थे? टाइगर ने पूछा। कैप्टन हमीद के हुक्म से। उसने ट्रांसमीटर पर कॉल करके हमें यह मशीन लाने के लिए कहा था, डोरा ने जवाब दिया। तुम लोगों ने कोई कार इस्तेमाल क्यों नहीं की? टैक्सी क्यों ली? हालांकि तुम्हें आसानी से दारुल हुकूमत से कार मिल सकती थी, टाइगर ने कहा। शहर से बाहर निकलते हुए एक चौकी है, उस पर तफसीली चेकिंग होती है। उस चेकिंग से बचने के लिए हमने टैक्सी इंगेज की और ड्राइवर से चौकी से निकलने का सौदा तय किया। उसने चौकी से तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ लाकर हमें फंसा दिया। डोरा तेजी से सवालों के जवाब दे रही थी। उसे मालूम था कि इस बैग में मशीन है? टाइगर ने पूछा। नहीं, हमने सिर्फ उससे माल की बात की थी। हम ये मशीन उसे कैसे दिखा सकते थे? डोरा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। ये मशीन तुमने कहाँ पहुंचानी थी? टाइगर ने पूछा। सूरती में, वहां से ब्लैक फोर्स के लोग उसे कैप्टन हमीद के पास पहुंचा देते, डोरा ने जवाब दिया। वहां मौजूद ब्लैक फोर्स के लोग तुम्हें जानते हैं? टाइगर ने पूछा। हाँ, वो पूरे कस्बे में फैले हुए हैं और हर आदमी की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें कर्नल फरीदी ने इस काम पर लगाया है, डोरा ने जवाब दिया। ओके मिस डोरा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें साथ भी नहीं ले जा सकता और जिंदा भी नहीं छोड़ सकता। और दूसरे लम्हे उसने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। इसने किसी न किसी जरिए से हमारे मुतालिक इतला कर देनी थी और हम धर लिए जाते। मशीन टैक्सी की डिग्गी में रखो। अब हमें हरांडा जंगल जाने के लिए नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, टाइगर ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। क्या जरूरत है इसे साथ उठाए फिरने की? इस मशीन को यहीं तबाह कर देते हैं, हो सकता है इसकी वजह से कहीं फंस न जाएं, जोआना ने कहा। ओ यस, ठीक है, हमने इसे क्या करना है, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा, और जोआना ने मशीन गन का रुख एक तरफ पड़ी मशीन की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार ने चंद लम्हों में मशीन के पर खचे उड़ा दिए। फिर वो कार में बैठे और टाइगर ने कार गड्ढे से बाहर निकाल ली। वहां जोसेफ मौजूद था। जोसेफ को साथ लेकर वो सीधे सड़क की तरफ बढ़ गए। कर्नल फरीदी की कार अंधेरे में खासी तेज रफ्तारी से एक वीरान सड़क पर उड़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर कर्नल फरीदी खुद मौजूद था। उसके साथ वाली सीट पर एक लंबा तड़ंगा नौजवान बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर खूबसूरत और जदीद तराश का सूट था। रोशन हेडलाइट्स में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन कर्नल फरीदी उन गड्ढों से कार को बचाता हुआ खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा जा रहा था। तुम्हें यकीन है राजेश वो इमरान और उसके साथी ही थे? कर्नल फरीदी ने अचानक होंठ चबाते हुए कहा। बिल्कुल जनाब, 100% यकीन है। सरदार रूपा की लड़की नौशान ने जब मुझे बताया कि पाकीशे से सरदार रूपा का कोई दोस्त चौहान और उसके साथी आए हैं, तो मैं पाकीशे का लफ्ज सुनते ही चौंक पड़ा। और फिर मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि इस वक्त सरदार रूपा कहाँ है। तो उसने बताया कि वो करम स्वामी में मौजूद है और वहाँ अपने वेयर हाउस में है। मैं थोड़ी देर उससे बातें करके उठाया और फिर मैं सीधा करम स्वामी पहुंचा। मैंने वापस आते हुए एक मुलाजिम से वेयर हाउस का पता चला लिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पहले चौक पर मुझे 3 कारें तेजी से बंजारा कॉलोनी की तरफ जाती दिखाई दी। ये कारें मेरे करीब से गुजरी। सर, अंधेरे के बावजूद मैंने इमरान और उसके साथियों की झलक देख ली। चुनाचे मैंने हेडलाइट्स बुझाकर उनका एहतियात से ताकुब शुरू कर दिया। जब वो बंजारा कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में चले गए तो मैं वहां छुपा रहा। थोड़ी देर बाद तीनों कारें वापस बाहर आईं। पहली कार की सीट पर सरदार रूपा था, जबकि दूसरी कारों की ड्राइविंग सीट्स पर सिर्फ एक एक आदमी मौजूद थे। इमरान और उसके साथी वहीं कोठी में रह गए। चुनाचे मैं वहां से सीधा रेगन रोड पर पहुंचा और वहां से आपको कॉल किया, राजेश ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारी सरदार रूपा की लड़की से कैसे वाकफियत है? कर्नल फरीदी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। सर, वो नीदरलैंड में आती जाती रहती है। एक महफिल में मुलाकात हो गई तो हम में दोस्ती हो गई। वो जब भी ऑक्सफोर्ड से वापस आती है मैं उससे मिलने जाता हूँ।
सरदार रूपा भी मुझे उसके हवाले से जानता है, राजेश ने आहिस्ता से जवाब दिया। अगर तुम्हारी इतला दुरुस्त है तो फिर समझ लो तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, कर्नल अफरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, और राजेश के चेहरे पर जगमगाहट सी पैदा हो गई। कार एक चौक पर पहुंचकर तेजी से घूमी और फिर एक खूबसूरत सी रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई। इस वक्त सुबह होने के करीब थी, लेकिन अभी माहौल पर खासा अंधेरा छाया हुआ था। ये बंजारा कॉलोनी थी, शहर से बिल्कुल हटकर बनी हुई अमीर लोगों की कॉलोनी, जहां सारी कोठियां बड़ी बड़ी और उम्रा की थीं, जो शायद शहर के कामों से दूर सुकून की खातिर यहां आ बसे थे। अगली क्रॉसिंग से दूसरी कोठी है जनाब, राजेश ने कहा, और कर्नल अफरीदी ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर उसे क्रॉसिंग से पहले एक साइड पर करके रोक दिया। हेडलाइट्स बंद करके उसने कार से एक थैला निकाला और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। तुम मेरे वापस आने तक यहीं रुकोगे, कर्नल अफरीदी ने कहा, और थैला उठाए वो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गया और कोठी की दीवार के साथ साथ चलता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। यहाँ चूंकि कोठियों के दरमियान खासा फासला था, इसलिए 12 नंबर कोठी भी एक छोटे से ग्रासी प्लॉट के बाद मौजूद थी। कोठी 2 मंजिला थी और उसकी सिर्फ गेट की बत्तियां जल रही थीं। अंदर अंधेरा था। कर्नल अफरीदी ने थैला खोला और उसमें मौजूद एक मिसाइल गन के पुर्जे निकाले और फिर उसने इंतहाई कम वक्त में उन्हें जोड़ लिया। ये एक चौड़ी लेकिन एक छोटी नाल की गन थी। कर्नल अफरीदी ने जेब से सुर्ख रंग का एक कैप्सूल नुमा मिसाइल निकाला और उसे गन में फिट करके उसने उसका रुख उस कोठी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी खट की आवाज़ सुनाई दी और छोटा सा कैप्सूल गन से निकलकर उड़ता हुआ सीधा उस कोठी की अंदरूनी इमारत से जा टकराया, लेकिन उसके टकराने की कोई आवाज़ कर्नल अफरीदी को सुनाई ना दी। कर्नल अफरीदी ने जल्दी से गन को दोबारा अलहदा किया और उसे थैले में डालकर उसने थैला पुश्त से लटकाया और वापस अपनी कार की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ जनाब? राजेश ने, जो कार के करीब ही मौजूद था, उसने कर्नल अफरीदी को इस तरह वापस आते देखकर चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। कुछ नहीं, हमें 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, कर्नल अफरीदी ने कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। थैला उसने दोबारा पिछली सीट पर उछाल दिया था। कर्नल अफरीदी की नज़रें घड़ी पर जमी हुई थीं। घड़ी को देखकर उसने डैशबोर्ड के नीचे हाथ डालकर एक बटन प्रेस किया और फिर साइड हुक से लगा हुआ छोटा सा रिसीवर निकाल लिया। हेलो हेलो, हार्डस्टोन कॉलिंग, ओवर, कर्नल अफरीदी ने तेज तेज लहजे में कहा। यस सर, नंबर 11 अटेंडिंग सर, ओवर। चंद लम्हों बाद डैशबोर्ड से एक आवाज़ उभरी, नंबर 11, बंद बॉडी की वैगन लेकर फौरन बंजारा कॉलोनी की पहली क्रॉसिंग पर पहुंच जाओ। मेरी कार भी वहां मौजूद होगी और राजेश भी तुम्हें वहीं मिलेगा। तुमने मेरी वापसी तक वहीं रुकना है, बाकी हिदायत वहीं दूंगा, ओवर एंड ऑल, कर्नल अफरीदी ने तेज लहजे में कहा और बटन ऑफ करके उसने रिसीवर वापस हुक में लटका दिया। उसने एक बार फिर घड़ी देखी और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। तुम बाहर रुकोगे, नंबर 11 आएगा, उसे मेरी वापसी तक यहीं रोकना, कर्नल अफरीदी ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ एक बार फिर उस कोठी की तरफ बढ़ गया जिसमें उसने कैप्सूल फेंका था। वो बराह रास्त फाटक की तरफ जाने की बजाय कोठी की अकबी सिमत की तरफ घूम गया। कोठी की दीवारें खासी बुलंद थीं, लेकिन जाहिर है कर्नल अफरीदी का रास्ता तो ना रोक सकती थीं। कर्नल अफरीदी हाई जंप के अंदाज में उछला और फिर उसके दोनों हाथ दीवार के किनारों पर जम गए। दूसरे लम्हे वो हाथों के बल पर उठता हुआ दीवार के चौड़े किनारे पर लेट गया। ये कोठी का अकबी लॉन था और दीवार पर लंबाई के रुख लेटे हुए कर्नल अफरीदी की तेज नजरों ने एक लम्हे में अंदर का जायजा ले लिया और दूसरे लम्हे वो अंदर कूद गया। दीवार के साथ ही मेहंदी की ऊंची बाड़ थी। वो इस बाड़ के पीछे दुबक गया, लेकिन जब उसके नीचे गिरने के हल्के से धमाके का कोई रद्देमल ना हुआ तो वो बाड़ के पीछे से निकला और आहिस्ता आहिस्ता साइड गली की तरफ बढ़ता चला गया। गो उसने डिचार्जिंग कैप्सूल खुद अंदर फेंका था और उस कैप्सूल का धुआं हवा में मिलकर एक लम्हे में पूरी कोठी में फैल चुका होगा और कर्नल अफरीदी को मालूम था कि डिचार्जिंग कैप्सूल के मखसूस धुएं ने एक लम्हे से भी कम अरसे में कोठी में मौजूद हर जानदार को बेहोश कर दिया होगा। लेकिन फिर भी मामला इमरान का था, इसलिए वो पूरी तरह मुहतात रहना चाहता था। साइड गली से होता हुआ जब वो फ्रंट में आया तो बरामदे में पड़े हुए 2 अफराद को देखकर एक लम्हे के लिए रुक गया। दोनों अफराद टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। कर्नल अफरीदी चंद लम्हे उन्हें गौर से देखता रहा और फिर तेजी से बरामदे की तरफ बढ़ गया। दूसरे लम्हे उसने एक तवील सांस लिया क्योंकि वो दोनों बेहोश पड़े हुए थे और ये दोनों मकामी अफराद थे। कर्नल अफरीदी आगे बढ़ा और राहदारी से होता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई क्योंकि वहां इमरान के साथी सफदर और कैप्टन शकील बेड्स पर बेहोश पड़े हुए थे। कर्नल अफरीदी एक एक करके तमाम कमरों में घूम गया
और फिर जब एक कमरे में उसे इमरान एक मेज के सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा नजर आया तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इमरान ने दोनों हाथों से मेज के किनारों को पकड़ा हुआ था और उसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा मेज पर झुका हुआ था। टेबल लैंप जल रहा था और उसके सामने फ्लाई प्रेस के दारुल हुकूमत का नक्शा खुला हुआ था। दूसरे लम्हे कर्नल फरीदी ये देखकर चौंक पड़ा कि कृष्ण नगर कॉलोनी की उस कोठी के गिर्द सुर्ख दायरा पड़ा हुआ था जहां उसने ब्लैक फोर्स का हेडक्वार्टर बना रखा था। कर्नल फरीदी ने जल्दी से नक्शा उठाकर उसे तय किया और फिर अपनी जेब में रख लिया। इसका मतलब है अगर मुझे इसका पता ना चलता तो कल उसने हेडक्वार्टर पर हमला कर देना था, कर्नल फरीदी ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर इमरान के बाजू पर हाथ रख दिया। वो उसकी बेहोशी के बारे में हतमी अंदाजा लगाना चाहता था। इमरान के बाजू अकड़े हुए थे। कर्नल फरीदी उसकी नब्ज महसूस करके चौंक पड़ा। उसने जल्दी से कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे खोला और फिर उसमें मौजूद एक शीशी का ढक्कन खोलकर उसने वो शीशी इमरान की नाक से लगा दी। फिर शीशी हटाकर उसने उसका ढक्कन लगाया और इमरान की नब्ज दोबारा चेक करने लगा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। उसने इमरान के बाजू मेज की साइडों से छुड़ाए और फिर उसे एक झटके से उठाकर अपने कांधे पर डाल लिया। इसके बाद वो उसे लेकर तेजी से बैरूनी बरामदे की तरफ बढ़ गया। लॉन क्रॉस करके वो फाटक के पास आया। उसने फाटक का अंदर से बड़ा कुंडा खोला और फिर बाहर झांका। सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। वो इमरान को उठाकर तेजी से बाहर निकला और फिर दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। बंद बॉडी की वैगन भी वहां पहुंच चुकी थी। पिछला दरवाजा खोलो कार का, कर्नल फरीदी ने करीब पहुंचकर तेज लहजे में राजेश से कहा और राजेश ने जैसे ही दरवाजा खोला फरीदी ने इमरान को पिछली सीट पर लिटा दिया। तुम इसके साथ बैठो, ख्याल रखना ये नीचे न गिर पड़े, फरीदी ने सीधे होते हुए राजेश से कहा और राजेश सर हिलाता हुआ जल्दी से सीट के किनारे पर बैठ गया। नंबर 11, कर्नल फरीदी ने पास खड़े हुए नंबर 11 से मुखातिब होकर कहा, 12 नंबर कोठी का फाटक खुला हुआ है, वैगन अंदर ले जाओ और अंदर कमरों में मौजूद इमरान के साथी बेहोश पड़े हैं, उन्हें वैगन में डालकर जीरो लाइन ऑन कर देना ताकि रास्ते में होश में ना आए और उन्हें लेकर हेडक्वार्टर जाओ। उन्हें 2 नंबर कमरे में बंद कर देना। मैं इमरान को लेकर हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। मैं 4 नंबर कमरे में उससे पूछगिछ करूंगा, कर्नल फरीदी ने तेज लहजे में कहा और नंबर 11 सर हिलाता हुआ वैगन की तरफ मुड़ गया। जब कर्नल फरीदी ड्राइविंग सीट पर बैठा और दूसरे लम्हे कार स्टार्ट होकर तेजी से घूमी और खासी तेज रफ्तारी से वापस शहर की तरफ दौड़ती चली गई। इस बार कर्नल फरीदी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया था, जो कदरे तवील तो था लेकिन सड़क ठीक थी। वो दरअसल उन गढ़ों से बचना चाहता था जिन्होंने आते वक्त उसे परेशान किया था। थोड़ी देर बाद उसकी कार कृष्ण नगर में वाक़िया उस कोठी के गेट पर पहुंच गई जिसके गेट इमरान ने नक्शे पर दायरा डाला हुआ था। मखसूस अंदाज में हॉर्न देने के बाद फाटक खुल गया और कर्नल फरीदी कार अंदर ले गया। पोर्च में कार रोक कर वो नीचे उतर आया। राजेश भी पिछले दरवाजे से बाहर आ गया। बरामदे में खड़े हुए ब्लैक फोर्स के 4 मुसल्ला आदमी तेजी से आगे बढ़े। नंबर 11 पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को लेकर आ रहा है। वो सारे बेहोश हैं। मैंने उन्हें कमरा नंबर 2 में रखने का हुक्म दिया है। उनका खास ख्याल रखना। वो सारे के सारे मंजे हुए एजेंट हैं। कर्नल फरीदी ने उन मुसल्ला आदमियों से मुखातिब होकर कहा, यस सर। उन चारों ने सर हिलाते हुए कहा, राजेश तुम यहीं रुको, मैं इमरान को कमरा नंबर 4 में ले जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। कर्नल फरीदी ने राजेश से कहा, मैं उसे उठाकर छोड़ आता हूँ सर। राजेश ने कहा, यह तुमसे नहीं उठेगा राजेश, इसका वजन मैं ही उठा सकता हूँ। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर झुककर उसने पिछली सीट पर बेहोश पड़े हुए इमरान को बाहर खींचा और एक झटके से उसे कांधे पर लाद कर तेज तेज कदम उठाता अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। कैप्टन हमीद बड़ी बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रहा था। कमरे में तेज रोशनी वाला एक बल्ब जल रहा था। एक तरफ मेज कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक टेबल लैंप जल रहा था। कैप्टन हमीद के चेहरे पर बेचैनी के तासुरात नुमायां थे। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। कैप्टन साहब, गजब हो गया है। डोरा और माइकल दोनों की दारुल हुकूमत और सूरती शहर के दरमियान लाशें पड़ी मिली हैं। दोनों को मार दिया गया है। उनकी लाशें एक गड्ढे से मिली हैं और वहाँ रेस डिटेक्टर मशीन भी मौजूद है जिसे मशीन गन के बरस्ट मारकर पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ करीब ही एक मकान से 8 आदमियों की लाशें भी मिली हैं। उन्हें भी मशीन गन की गोलियों से मारा गया है और ये वारदात लाशों की हालत के मुताबिक तकरीबन दोपहर के वक्त हुई है। आने वाले ने तेज लहजे में कहा, कैसे इतला मिली? कैप्टन हमीद ने होंठ भेंचते हुए कहा, सर जब तयशुदा वक्त के मुताबिक डोरा और माइकल मशीन लेकर ना पहुंचे
तो पहले हम उनका इंतज़ार करते रहे कि शायद उनकी कार रास्ते में ख़राब हो गई है, या हो सकता है कि डोरा और माइकल रास्ते में कहीं रुक गए हों। लेकिन जब 3-4 घंटे गुजरे तो हमने इंक्वायरी शुरू कर दी। दारुल हुकूमत से पता चला कि वो एक टैक्सी में बैठ कर गए हैं और टैक्सी उन्हें छोड़कर वापस आ गई है। तो हमारे एजेंटों ने उस टैक्सी ड्राइवर को जा पकड़ा। पहले तो वो यही कहता रहा कि वो दोनों को सूरती छोड़ आया है, लेकिन उसका मशकूक अंदाज देखकर जब उस पर सख्ती की गई तो उसने बताया कि दोनों के पास माल से भरा हुआ बैग था। वो मशीन वाले बैग को माल का बैग समझ बैठा था। बहरहाल उसने बताया कि रास्ते में लुटेरों का एक डेरा है और वो उन दोनों को उन लुटेरों के पास फरोख्त कर आया है। चुनांचे हमारे एजेंट उसे लेकर उस डेरे पर पहुंचे तो वहां डेरे के सहन में 8 लाशें पड़ी हुई थी और कार के टायर्स के निशानात भी मौजूद थे। उन टायरों के निशानात को ट्रेस किया गया तो फिर काफ़ी आगे जाकर सड़क से हटकर एक गड्ढे तक वो निशान मिल गए। तो वहां डोरा और माइकल की लाशें मिली और साथ ही तबाहशुदा रेस डिटेक्टर मशीन भी मौजूद थी। माइकल और डोरा पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है, शायद उनसे पूछगुछ की गई थी। आने वाले ने तफसील बताते हुए कहा। इस कार का पता चला वो कौन लोग थे? कैप्टन हमीद ने पूछा। यस सर, उस टैक्सी ड्राइवर ने उन लुटेरों की लाशों के साथ ही एक और टैक्सी ड्राइवर बाटी की लाश भी देखी। उससे अंदाज़ा लगाया गया कि बाटी ने इन लोगों को भी लुटेरों के पास जाकर फरोख्त करना चाहा था, लेकिन वो उन्हें मारकर वहां से निकल गए और शायद उन्होंने किसी तरह माइकल और डोरा को कत्ल करने के बाद मशीन तबाह कर दी। बहरहाल उस टैक्सी का मॉडल, रंग और नंबर उस ड्राइवर से मालूम हो गया तो सूरती और टाबू में मौजूद ब्लैक फोर्स को इतला दी गई। और जनाब, अब ये भी इतला मिली है कि हरांडा जंगल से 2 किलोमीटर दूर खेतों के दरमियान वो टैक्सी कार खड़ी है, लेकिन इसमें कोई आदमी नहीं है। अलबत्ता तलाश के दौरान इतना मालूम हुआ है कि उस कार में 3 अफराद को देखा गया है, जिनमें से 2 इंतहाई देव हैकल जिस्म के मालिक हैं, जबकि तीसरा जो कि ड्राइविंग सीट पर नजर आया था वो स्मार्ट जिस्म का नौजवान है। आने वाले ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। देव हैकल जिस्म के मालिक? ओह, कहीं ये इमरान के साथी ना हो। इमरान के 2 मुलाजिम हैं, जोसेफ और जवाना, जो इंतहाई देव हैकल जिस्मों के मालिक हैं। दोनों नीग्रो हैं और यकीनन वो तीसरा इमरान खुद होगा, कैप्टन हमीद ने तेज लहजे में कहा और फिर दौड़ता हुआ मेज की तरफ बढ़ गया। उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर बाहर निकाला और उस पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। बटन दबते ही उसमें से टू टू की आवाज़ें उभरने लगी। हेलो हेलो, KH कॉलिंग हरीश, ओवर। कैप्टन हमीद ने चीख कर कहा। यस हरीश अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज़ उभरी। हरीश 11311 और 112S जो रेस डिटेक्टर ला रहे थे उन्हें रास्ते में मार दिया गया है। उन्हें कत्ल करने वाले 3 अफराद हैं, जिनमें से 2 कवी हैकल आदमी हैं और तीसरा शायद खुद इमरान है। उनकी कार हरांडा जंगल से 2 किलोमीटर के फासले से मिली है। वो लाजमन हरांडा जंगल में दाखिल हुए होंगे। तुमने उन्हें चेक करना है, ओवर। कैप्टन हमीद ने चीखते हुए पूछा। सर, हम यहाँ मौजूद हैं, अभी तक कोई इतला नहीं मिली, ओवर। हरीश ने जवाब दिया। तुम सबको अलर्ट कर दो, वो जैसे ही जंगल में दाखिल हों उनकी कड़ी निगरानी की जाए। और सुनो, मैं खुद भी जंगल पॉइंट पर पहुंच रहा हूं, ओवर। कैप्टन हमीद ने कहा। सर, सिर्फ निगरानी क्यों? क्यों ना उन्हें मार गिराया जाए, ओवर। हरीश ने पूछा। अहमक हो तुम? हमने वो कैंप तलाश करना है और उन लोगों को यकीनन उस कैंप के महल्ले वकू का इल्म होगा। वो सीधे कैंप में जाएंगे। इस तरह उनकी निगरानी करके हम कैंप का आसानी से पता चला सकते हैं, ओवर। कैप्टन हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह यस सर, आप ठीक कहते हैं सर, मैं अलर्ट कर देता हूं जनाब, हरीश ने जवाब दिया। ये लोग किसी कीमत पर नजरों से ना बच सकें। मैं पॉइंट पर पहुंच रहा हूं, ओवर एंड ऑल, कैप्टन हमीद ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने दराज में डाल दिया। नंबर 13, तुम टाबू में मौजूद तमाम आदमियों को कह दो कि वो इन तीनों को जंगल के इर्द गिर्द हर जगह तलाश करें, लेकिन उन्हें तलाश करना है, छेड़ना नहीं। और जैसे ही वो नजर आए मुझे फौरन रिपोर्ट करनी है। मैं जंगल पॉइंट पर मौजूद होऊंगा। हो सकता है वो लोग जंगल में जाने की बजाय कहीं इर्द गिर्द छुप गए हों, कैप्टन हमीद ने बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और नंबर 30 ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कैप्टन हमीद खाकी रंग की जीप चलाता हुआ टाबू कस्बे से निकलकर तेजी से एक कच्चे रास्ते पर बढ़ा चला जा रहा था। जीप चलाने के साथ साथ वो तेज नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा भी ले रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे ज़्यादा दूर तक की चीज़ें नजर न आ रही थीं। थोड़ी देर बाद जंगल शुरू हो गया। उसने जीप को दाएं हाथ पर जाने वाली एक पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। वो पगडंडी वीरान से खंडरात पर जाकर ख़त्म होती थी। ये खंडरात बहुत पुराने थे और इनका सिलसिला काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। कैप्टन हमीद ने जीप की बंद हेडलाइट्स को 2 बार जलाकर बुझाया
और फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी जीप खंडर में दाखिल हो गई। उसने जीप को एक साइड पर जाकर रोका और उछलकर नीचे उतर आया। उसी लम्हे एक टूटी हुई दीवार के पीछे से 2 मुसल्ला आदमी बाहर आ गए। आइए सर, हरीश साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, उनमें से एक ने मौदबाना लहजे में कहा। हरीश यहीं है? कैप्टन हमीद ने चौंक कर पूछा। यस सर, उन तीनों आदमियों का पता चल गया है सर, उस आदमी ने दोबारा जवाब दिया तो कैप्टन हमीद बुरी तरह उछल पड़ा। अच्छा, कैसे? कहाँ है वो? कैप्टन हमीद ने कहा। हरीश साहब ही बताएंगे सर, हमें तो उन्होंने सिर्फ इतना पैगाम दिया है कि आप आएं तो आपको बता दिया जाए, उस आदमी ने जवाब दिया। और कैप्टन हमीद सर हिलाता हुआ और दौड़ता हुआ बाएं हाथ पर मौजूद खंडरात की तरफ बढ़ता चला गया। मुख्तलिफ खंडरात से गुजरकर वो नीचे जाती हुई टूटी सीढ़ियों पर उतरता चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक तय खाने नुमा कमरे में पहुंच गया जिसमें एक फ्लोरेसेंट ऑटोमेटिक लैंप जल रहा था। एक कोने में एक बड़ी सी मशीन मौजूद थी जहां स्क्रीन रोशन थी और एक लंबा तड़ंगा आदमी उस पर झुका हुआ था। कमरे में 4 मुसल्ला अफराद भी मौजूद थे। कैप्टन साहब, हमने उन्हें तलाश कर लिया है, ये देखें, मशीन पर झुके हुए आदमी ने तेजी से मुड़कर कैप्टन हमीद से कहा। और कैप्टन हमीद आगे बढ़कर स्क्रीन को गौर से देखने लगा। स्क्रीन पर 3 स्याहपोश जंगल के अंदर बड़े मोहतात अंदाज में हरकत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ओह, ये इमरान नहीं है, ये इसका कोई और साथी है। अलबत्ता ये दोनों यकीनन जोसेफ और जोआना हैं। कैसे ट्रेस हुए ये? कैप्टन हमीद ने चौंक कर कहा। ये इत्तफाक से हमारी लाइन पर से गुजरे तो मशीन ने उन्हें कैच कर लिया, हरीश ने जवाब दिया। ठीक है, अब इस कैंप का खुद ब खुद पता चल जाएगा, कैप्टन हमीद ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरा ख्याल है उनका रुख छोटी पहाड़ी की तरफ है और ये कैंप यकीनन इस पहाड़ी के नीचे होगा, हरीश ने कहा। अभी पता चल जाएगा, हमीद ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन चंद लम्हों बाद अचानक झमाका हुआ और स्क्रीन तारीक हो गई। ये क्या हुआ? कैप्टन हमीद ने चौंक कर पूछा। ओह ओह, बहुत बुरा हुआ, उन्होंने दरख्त की साइड पर मौजूद 0 बटन तोड़ दिया है, हरीश ने होंठ काटते हुए कहा। ओह, ये क्लू हाथ से निकल जाएगा, अब उन्हें फौरी पकड़ना होगा, कैप्टन हमीद ने तेज लहजे में कहा। हाँ, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है, हरीश ने कहा और उसने तेजी से जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और बॉक्स का बटन दबा दिया। हेलो हेलो, हरीश कॉलिंग, पॉइंट 3 ओवर, हरीश के लहजे में तेजी थी। यस सर, पॉइंट 3 अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। देखो, छोटी पहाड़ी की तरफ 3 आदमी बढ़ रहे हैं, तुम फौरन वहाँ 3103 मिसाइल फायर कर दो, छोटी पहाड़ी को टारगेट में रखकर फौरन हरकत में आ जाओ और मुझे रिपोर्ट दो, ओवर एंड ऑल, हरीश ने तकरीबन चीखते हुए कहा। कैप्टन हमीद बड़ी बेचैनी के आलम में टहलने लगा। उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब के आसार नुमायां थे। तकरीबन 5 मिनट बाद हरीश के हाथों में मौजूद बॉक्स से हल्की सी सीटी की आवाज़ निकली और हरीश ने चौंक कर उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो सर, पॉइंट 3 कॉलिंग, ओवर, वही आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, ओवर, हरीश ने चीख कर पूछा। मिसाइल फायर कर दिया गया है सर, अब क्या हुक्म है, ओवर, दूसरी तरफ से पूछा गया। फौरन इस एरिया में उन तीनों को ट्रेस करो और उन्हें उठाकर यहाँ जंगल पॉइंट पर भेजो और जल्दी, लेकिन सारा काम इंतहाई एहतियात से होना चाहिए, ओवर, हरीश ने तेज लहजे में कहा। यस सर, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही हरीश ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए मंगवाया है सर कि वहाँ पूछ-गुछ में ख़तरा हो सकता था, हो सकता है कि कैंप से चेक कर लिया जाता, यहाँ हम इत्मीनान से सब कुछ मालूम कर सकते हैं, हरीश ने राब्ता ख़त्म होते ही कैप्टन हमीद से मुखातिब होकर कहा और कैप्टन हमीद ने सर हिला दिया। अगर इस मशीन के ज़रिए पता चल जाता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल ठीक है, मैं उनके हलक में उंगली डालकर सब कुछ उगलवा लूँगा, कैप्टन हमीद ने होंठ भेंचते हुए कहा और फिर वो उसी तरह इस्तरारी अंदाज में इधर उधर टहलने लगा। इमरान की आंख एक झटके से खुली और फिर उसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभरते चले आए, क्योंकि सरदार रूपा की कोठी के उस कमरे में की बजाय वो एक और कमरे में मौजूद था। उसने तेजी से इधर उधर सर घुमाना चाहा, लेकिन उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसका जिस्म उसके जहन का साथ नहीं दे रहा। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। इमरान ने देखा कि वो एक सोफे पर बैठा हुआ था। गो उसका जिस्म बंधा हुआ ना था, लेकिन वो अपने जिस्म को तेजी से हरकत में ना ला सकता था। यूं लगता था जैसे उसके असाब उसके जहन का साथ देने से कासिर हैं। उसके जिस्म में से जैसे किसी ने ताकत, चुस्ती और फुर्ती सलब कर ली हो। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ आमने सामने 2 सोफे रखे हुए थे।
जिसमें से एक सोफे पर वो खुद बैठा हुआ था और दूसरा सोफ़ा उससे कुछ फासले पर मौजूद था, लेकिन सोफ़ा खाली था। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? बाकी साथी कहाँ हैं? क्या सरदार रूपा ने गद्दारी की है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे सामने मौजूद दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे में से नमूदार होने वाले को देखकर इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। आने वाला कर्नल फरीदी था, जिसके चेहरे पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी, और इमरान ने एक तवील सांस लिया। तुम्हें होश आ गया इमरान? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़े मुतमईन अंदाज में सामने वाले सोफे पर बैठ गया। सलाम अलैकुम फरीदी साहब, इमरान ने हकलाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन इतना ज़्यादा हकलाने की ज़रूरत नहीं है। टास्क 3 का असर ज़बान पर कम होता है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। टास्क 3? ओह अच्छा, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं तो वैसे भी जनाब का खादिम हूँ, इमरान ने आहिस्ता से सर हिलाते हुए कहा। मैं दरअसल तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, और जो कुछ मैंने पूछना था तुमने लाजमन उस पर भड़क उठना था। इसलिए मैंने तुम्हें कूल डाउन रखने के लिए यही बेहतर समझा कि तुम्हें टास्क 3 का इंजेक्शन दे दिया जाए, कर्नल फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा। कुंवारा आदमी तो वैसे ही कूल डाउन होता है, और जबकि वो साथ साथ आपकी तरह शरीफ और बाकिरदार भी हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अब उसका लहजा नॉर्मल हो गया था। मैं चाहता तो तुम और तुम्हारे सारे साथियों को वहीं सरदार रूपा की कोठी में उसी वक्त गोलियों से भून देता, जब तुम मुकम्मल तौर पर डिचार्जिंग के ज़ेरे असर थे। लेकिन अब देख लो, तुम भी महफूज हो और तुम्हारे साथी भी महफूज हैं, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, वैसे जैसे आप जैसे इंसान से ऐसी ही तवक्को की जा सकती है। बहरहाल मुझे मालूम ना था कि सरदार रूपा से भी आपका ताल्लुक है, इमरान ने जवाब दिया। अरे नहीं, सरदार रूपा बेचारे को तो मालूम ही ना होगा कि तुम लोगों के साथ हुआ क्या है। बस यूं समझ लो कि एक इत्तफाक की वजह से तुम लोगों को ट्रेस कर लिया गया। इसमें मेरी किसी अक्लमंदी का दखल नहीं है। सरदार रूपा की बेटी नौशान का दोस्त मेरी ब्लैक फोर्स में है। वो उससे मिलने गया तो पता चला कि सरदार रूपा के मेहमान पाकिशिया से आए हुए हैं। पाकिशिया का लफ्ज़ सुनकर जाहिर है उसने चौंकना ही था। बस इसके बाद उसने वेयर हाउस का पता चलाया, और फिर जिस वक्त वो वहाँ पहुँचा तो तुम सब सरदार रूपा के साथ कारों में बैठकर बंजारा टाउन जा रहे थे। इसके बाद सरदार रूपा और उसके आदमी तुम्हें छोड़कर चले गए और उसने मुझे कॉल कर दिया। मैंने वहां जाकर डिचार्जिंग कैप्सूल से तुम्हें बेहोश किया, और नतीजा ये कि तुम सब अब यहाँ मौजूद हो। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हें उस कोठी का पता कैसे चल गया जिसके गिर्द तुमने नक्शे में दायरा लगाया हुआ था? कर्नल फरीदी ने बड़े मुतमईन लहजे में तफसील बताकर पूछा। बस ऐसा ही इत्तफाक मेरे साथ भी हो गया। सरदार रूपा का आदमी आपसे वाकिफ था और उसने आपको कृष्ण नगर की कोठी से निकलते देख लिया था। बातों बातों में उसके सामने जब आपका जिक्र आया तो उसने बता दिया, लेकिन इन दोनों इत्तफाकात में आपकी स्पीड ज़रा तेज़ रही, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, कर्नल फरीदी ने कहा। प्रोग्राम तो बड़ा नेक था, लेकिन अब जूलिया सुस्त और काहिल आदमी से तो शादी करने से रही कि जिसे नाक पर से मक्खी उड़ाने में आधा घंटा लग जाए, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और कर्नल फरीदी खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी भी यही हालत है, इसलिए जोड़ बराबर ही रहेगा। मेरा मकसद इस कैंप के बारे में पूछना था। मुझे ये तो मालूम है कि ये कैंप हरांडा के जंगल में है, और मैंने कैप्टन हमीद और ब्लैक फोर्स के एक सेक्शन को वहां बराह रास्त भिजवा दिया है। उन्होंने लाजमन अब तक इस कैंप को ट्रेस कर लिया होगा। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे इंतजार में रुका हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझे उलझाने के लिए लाजमन दारुल हुकूमत का रुख करोगे, फरीदी ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। चलो टाइम टाइम फिश। चले थे इमरान साहब कर्नल फरीदी को कैंप तबाह करने से रोकने, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और कर्नल फरीदी बेख्तियार हंस पड़ा। उसी लम्हे दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार नुमायां थे। क्या रिपोर्ट है? कर्नल फरीदी ने चौंक कर आने वाले की तरफ देखते हुए कहा। जनाब, कॉल का जवाब परेशान कुन है। रेस डिटेक्टर सप्लाई शोबे के जो आदमी जो लेकर जा रहे थे उन्हें रास्ते में कत्ल कर दिया गया है और रेस डिटेक्टर तबाह कर दिया गया है, आने वाले ने कहा। हमीद की तरफ से क्या रिपोर्ट है? कर्नल फरीदी का चेहरा सख्त हो गया था। वो टाबू में अभी तक उन एजेंटों का इंतजार कर रहा है, आने वाले ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, फरीदी ने करख्त लहजे में कहा, और आने वाला तेजी से वापस मुड़ गया। कैप्टन हमीद इस कैंप को ट्रेस नहीं कर सका। उसने रेस डिटेक्टर मंगवाया था, लेकिन अभी इसके मुतालिक तुमने रिपोर्ट सुन ली है। अब इसका मतलब है कि तुम्हारे और आदमी भी यहाँ फैले हुए हैं, और अब मुझे यकीन है कि कैप्टन हमीद
और उसके साथ ही यकीनन तुम्हारे आदमियों के हत्थे चढ़ जाएंगे। कर्नल अफरीदी का लहजा बेहद सख्त था। और फिर वो भी मेरी तरह सुस्त और काहिल हो जाएंगे, यही होगा ना आखिर। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है कर्नल साहब? इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे आदमियों ने मेरे 2 एजेंट्स को हलाक कर दिया है। इसका मतलब है तुम्हारी तरफ से उस आला ज़रीफ़ी का मुजाहरा नहीं हो रहा जिसकी मुझे तुमसे तवक्को थी। अब मुझे कैप्टन हमीद की मदद के लिए खुद हरांडा जंगल फौरी तौर पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए अब तुम्हारे लिए 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि तुम मुझे उस कैंप की मुकम्मल लोकेशन बता दो, तो मेरा वादा है कि तुम और तुम्हारे साथी उस वक्त तक यहाँ महफूज रहेंगे जब तक मैं उस कैंप को तबाह नहीं कर देता। जब मैं कैंप तबाह कर दूंगा तो फिर तुम्हें एंटी स्पर्म इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया जाएगा। और अगर तुम्हें ये सूरत मंजूर ना हो तो फिर दूसरी सूरत यह है कि तुम्हारे साथियों को तुम्हारे सामने अपने 2 एजेंट्स की हलाकत के बदले ख़त्म कर दिया जाए और तुमसे ज़बरदस्ती उस कैंप का पता चलाया जाए। बोलो तुम्हें कौन सी सूरत मंजूर है? कर्नल का लहजा बेहद सख्त था। अगर मुझे दोनों सूरतें मंजूर ना हों तो तीसरी सूरत क्या होगी? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि कर्नल जो कुछ कह रहा है इंतहाई संजीदगी से कह रहा है। तो फिर तीसरी सूरत यह है कि तुम्हारे साथियों को तुम समेत ख़त्म कर दिया जाए और फिर मैं खुद जाकर ये कैंप ट्रेस कर लूँ। कर्नल का लहजा बेहद संजीदा था। ये सबसे खूबसूरत सूरत है। अल्लाह आपका भला करे, आप वाकई अक्लमंद हैं। इमरान ने आहिस्तगी से सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तो तुम इस कैंप के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जानलेवा तकलीफ से गुजरना पड़े, वरना तुम जानते हो अगर इस हालत में मैं तुम्हें बेशाम ऑयल का इंजेक्शन लगा दूं तो खौफनाक तकलीफ तुम्हारी जुबान खुद ब खुद चला देगी। कर्नल के लहजे में हल्की सी तलखी नमूदार हो गई थी। कर्नल साहब, आप जो कुछ सोच रहे हैं ये सोच इंतहाई 3rd क्लास मुजरमों की तो हो सकती है। आप जैसे अजीम जासूस के शाया निशान नहीं है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर शिकार खेला जाए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए आप मेरी जुबान नहीं खिलवा सकते। इसलिए इस थिएट्रिकल अंदाज को रहने दीजिए और जो आपका जी चाहे कर लीजिए। इमरान के लहजे में यकलख्त सख्ती नमूदार हो गई थी। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम अपनी और अपने साथियों की जानें एक मामूली से कैंप के लिए खतरे में डालना पसंद ना करो। ओके, अब मैं खुद ही इस कैंप को ट्रेस कर लूँगा। बाकी रहे तुम और तुम्हारे साथी, तो अब जो अंजाम भी होगा उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ना होगी। गुड बाय, और शायद हमेशा के लिए, कर्नल अफरीदी ने तेज लहजे में कहा और मुड़कर तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 1 मिनट कर्नल साहब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल जो दरवाजे तक पहुंच चुका था मुड़ गया। अब कुछ कहना फजूल है इमरान, कर्नल ने सख्त लहजे में कहा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपका यह ख्याल गलत है कि यह कैंप हरांडा जंगल में है। मैं नहीं चाहता कि आप खामखा वहां टामक टोइयां मारते फिरें। जिस जगह वो कैंप है वो जगह आपके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, इमरान ने कहा और कर्नल अफरीदी तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। अब तुम खुद 3rd क्लास एजेंट्स की सी बातें कर रहे हो। तुम्हारा ख्याल है कि इस तरह मैं अपना ख्याल बदल दूंगा? तुम फिक्र ना करो, मैं खुद ही उसे ट्रेस कर लूंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे ट्रेस कर लूंगा, कर्नल ने कहा और मुड़कर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। इमरान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। इस बार वाकई वो कर्नल के हाथों बुरी तरह फंस चुका था। उसे मालूम था कि जो महलूल उसके जिस्म में इंजेक्ट किया गया है इसके असरात कम अज कम 1 हफ्ते तक रहेंगे और इस हालत में वो ज़मीन पर रेंग तो सकता था, चल फिर ना सकता था। और इस 1 हफ्ते के दौरान कर्नल अफरीदी उस कैंप को ना सिर्फ ट्रेस कर लेगा बल्कि उसे तबाह करके नीदरलैंड भी पहुंच जाएगा। अभी वो बैठा ये बातें सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर ब्लैक फोर्स के कांधों पर लदे हुए उसके साथी अंदर लाए जाने लगे। उन सब की हालत इमरान जैसी ही थी। ब्लैक फोर्स के आदमियों ने उन्हें सोफे पर बिठाया और फिर वो तेजी से वापस चले गए। यह हमें क्या हो गया है इमरान साहब? सफदर ने पूछा। कर्नल अफरीदी ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को केचुओं में तब्दील कर दिया है और मेरे ख्याल में यह सीक्रेट सर्विस के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। इसलिए मैं इस बार इस मिशन पर नहीं आना चाहता था, लेकिन क्या करूं तुम्हारे उस बॉस का। उसने मुझे धमकी ही ऐसी दी कि मुझे उससे माफ़ी मांगना पड़ी और केचुआ बनना पड़ा। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मौत से तो ये केचुआ बन जाना अच्छा है, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे मौत की धमकी की तो मुझे कोई परवाह नहीं रही। असल बात अब बता दूं कि तुम्हारे बॉस ने कहा था कि अगर मैंने माफ़ी ना मांगी तो फिर बहारें मुझसे रूठ जाएंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए हुस्न के जलवों से महरूम हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। इमरान ने मानी खेज नज़रों से जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, बकवास बंद करो और किसी तरह इस हालत से निकलने की करो।
न जाने हम इस कर्नल के हाथ थे कैसे चढ़ गए, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। सरदार रूपा की बेटी नौशान की वजह से, इमरान ने जवाब दिया और फिर उसने कर्नल की बताई हुई तफसील दोहरा दी। ओह, मैं सोच रहा था कि शायद सरदार रूपा ने गद्दारी की है और मैंने कसम खाई थी कि यहां से निकलते ही सबसे पहले सरदार रूपा को इस गद्दारी की सजा दूंगा। चौहान बोल पड़ा। अब कर्नल अफरीदी क्या चाहता है? कैप्टन शकील ने कहा।